हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 10 विविध संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं। हम इसका ग भाग कर रहे हैं जो कि है अधिगम, शिक्षा और विस्तार। हमारे पिछले वीडियोस में इसके पार्ट्स में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था और आज हम करेंगे आपका मूल्यांकन, यानी आज हम देखेंगे कि आपने इस लेसन को कितना समझ लिया है। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है अधिगम यानी कि सीखना यानी कि लर्निंग, ये क्या है और इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। हमने हमारे लेसन के दौरान अधिगम के प्रकारों की चर्चा की थी। आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं अधिगम का प्रकार। उससे पहले जान लेते हैं अधिगम का अर्थ क्या है। अधिगम यानी कि लर्निंग यानी कि सीखना हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है अधिगम की, क्योंकि देखिए मनुष्य जैसे ही पैदा होता है, या ये हम यूँ कहें कि पैदा होने से पहले ही माँ के गर्भ में ही जो बच्चा होता है, जो भ्रूण होता है, वो वहीं से सीखना शुरू कर देता है। यह हमारे ज्ञान, बोध और व्यवहार का आधार है। हमारी जो नॉलेज है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारा बिहेवियर है, हमारी लाइफस्टाइल है, ये सारी की सारी किस पे डिपेंड है? हमारी लर्निंग पे यानी हमारे सीखने पे। हम पैदा होते ही सीखना शुरू कर देते हैं, जिसकी अभी अभी हमने बात की, और रिसर्च से भी ये सामने आया है कि जो बच्चा होता है माता की कोख में ही सीखता है, या हम यूँ कहें कि जीवन के साथ ही सीखने की शुरुआत हो जाती है और हम जीवन की हर अवस्था में, हर उम्र में, हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ सीखते ज़रूर हैं। फिर चाहे वो स्कूल हो, स्कूल से बाहर हो, कोई भी उम्र हो, चाहे वृद्धावस्था हो, हमारी टीन एज हो या हमारा बचपन हो, हर अवस्था में, हर उम्र में हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। अतः अनुभव के परिणाम स्वरूप नया व्यवहार प्राप्त करना या पहले वाले व्यवहार में सुधार करना अथवा उसे छोड़ देना अधिगम कहलाता है। आपसे अधिगम की परिभाषा पूछी जा सकती है, तो आप अधिगम की डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि हमने कोई भी जो अनुभव प्राप्त किया, कोई हमारा जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बाद हमने किसी नए व्यवहार को प्राप्त किया है, किसी न्यू बिहेवियर को हमने अडॉप्ट किया है, कोई भी हमारे पास नया ज्ञान आया या हमारे पहले वाले व्यवहार में हमने सुधार कर लिया, यानी हमारी पहले की कोई हैबिट है, कोई भी विधि है, हमने उसमें नए अनुभव के बाद या हमारी लर्निंग के बाद या ज्ञान के बाद हमने उसे चेंज कर लिया, या किसी नेगेटिव थिंग को, किसी नेगेटिव हैबिट को या किसी विधि को हमने छोड़ दिया, उसे ही हम क्या कहते हैं? लर्निंग यानी कि अधिगम। अब हम बात कर लेते हैं अधिगम की प्रक्रिया के घटक। अधिगम की प्रक्रिया में मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं, जिसमें सबसे पहले वह है सीखने वाला यानी कि लर्नर। लर्नर वो है जिसके व्यवहार में परिवर्तन आता है किसी भी लर्निंग के बाद, किसी भी नए अनुभव के बाद। उसके बाद है व्यवहार में बदलाव के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण। ये इसका दूसरा घटक है कि जो एक्सपेक्टेड ट्रेनिंग है हमारे बिहेवियर में चेंजेस के लिए, हमारे व्यवहार में परिवर्तन के लिए, ये इसका दूसरा घटक है। तीसरा घटक है इसका संसाधन, मानव और सामग्री। संसाधन कौन कौन से होते हैं बच्चों? हमारे 4th चैप्टर में हमने डिटेल में इसकी बात की थी। मानव संसाधन, गैर मानव संसाधन, धन, ऊर्जा, समय, प्रकाश, रोशनी, ये सारे क्या हैं? संसाधन, मानव और सामग्री। तो ये 3 मुख्य घटक हैं किसके? अधिगम की प्रक्रिया के। अब हम बात कर लेते हैं अधिगम के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग। देखिए अधिगम के 5 मुख्य प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है शाब्दिक शिक्षा। शाब्दिक व्यवहार को समझना, जैसे कि भाषाओं को सीखना, मौखिक शिक्षा का ही परिणाम होता है। देखिए जो इसका पहला प्रकार है वर्बल लर्निंग यानी कि शाब्दिक शिक्षा, उसके अंतर्गत क्या होता है? हम किसी भाषा को सीख रहे हैं और कोई हमारी जो ऑरल लर्निंग है, ऑरल एजुकेशन है, मौखिक शिक्षा है, वो क्या है? शाब्दिक शिक्षा ही होता है। आमतौर पर इस प्रकार की शिक्षा के लिए उपकरणों के रूप में संचार साधनों का प्रयोग होता है, यानी कि इस प्रकार की लर्निंग में जो हमें उपस्कर चाहिए होते हैं, जो हमें उपकरण चाहिए होते हैं, वो क्या होते हैं? चिन्ह, चित्र, संकेत, शब्द,
आकृतियाँ, ध्वनियाँ और आवाज़ें, ये क्या है, हमारी शाब्दिक शिक्षा होती है। यानी हम किसी प्रकार के चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं, संकेतों का प्रयोग कर रहे हैं। अभी आप मेरी आवाज़ सुनकर सीख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, शाब्दिक शिक्षा यानी कि शाब्दिक अधिगम। इसमें देखिए आपकी जो बुक है, आप बुक को पढ़कर कुछ लर्न कर रहे हैं, वही है आपकी शाब्दिक शिक्षा, है ना। लिखित या वाचित गद्य से अर्थगत ज्ञान या प्रक्रियात्मक ज्ञान इसके अंतर्गत शामिल है। आप अपनी नोटबुक से पढ़कर कुछ सीख रहे हैं, वही है हमारी शाब्दिक शिक्षा। उसके बाद है रट कर सीखना या कंठस्थ करना, मेमोराइजिंग, और जिसको हम कहते हैं रोट लर्निंग। देखिए यह शाब्दिक ज्ञान का ही एक रूप है, बस फ़र्क इतना होता है हम इसमें किसी चीज़ को बार बार बोल कर उसको रट कर लेते हैं, उसको कंठस्थ कर लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं। आपने देखा होगा हमारे बचपन में जब हम छोटी क्लासेस में थे, तब मैथमेटिक्स जो टेबल थी, गणित के जो पहाड़े थे, हम उन्हें ज़ोर ज़ोर से बोल बोल कर याद करते थे। चाहे हमें उनका मीनिंग क्लियर नहीं होता था कि इस टेबल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये पहाड़ा कैसे बना, लेकिन हम बोल बोल कर रट रट कर उसको याद कर लेते थे। इतना ही नहीं, संस्कृत का कोई श्लोक है, कोई गाना है, कोई आयत है, इन सब को हम रट कर लर्न करते हैं। यही है रट कर सीखना या कंठस्थ करना। रट कर सीखने की तकनीक में निहित मुख्य विधि जो होती है, वो बार बार दोहराकर सीखने की है। यानी हम किसी भी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं उसको लर्न करने के लिए, वही है रट कर सीखना। आपने देखा होगा कई बार ऐसे कोई डेफिनेशन या साइंस का ऐसा कोई फॉर्मूला या कोई भी चीज़ जो हमें लर्न नहीं हो रही या हमें समझ में नहीं आ रही, और हमें पता है एग्ज़ाम का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर हम उसको रटने की कोशिश करते हैं। यानी हम बोल बोल कर बार बार उसको रिपीट करके अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। यही है रोट लर्निंग यानी कि रटकर सीखना। कविताएं, गुणा के पहाड़े, आयतें, सुरा श्लोक, धार्मिक उक्तियाँ आदि को याद करना रटकर सीखने के उदाहरण है, जिसकी हमने अभी भी बात की थी। उसके बाद है यांत्रिक अधिगम यानी कि मोटर लर्निंग। ये लर्निंग हम तब तक नहीं सीख सकते जब तक हम खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाते। हम किसी बुक को पढ़कर ये लर्निंग नहीं सीख सकते, या हम बार बार बोल बोल कर रिपीट करके भी इस लर्निंग को नहीं सीख सकते। हमें हमारी पेशियों का इसके अंतर्गत प्रयोग करना होता है। इस प्रकार के अधिगम में सभी प्रकार की हम पेशियों का प्रयोग करना सीखते हैं, जो कि भौतिक दक्षता और अंततः कौशल के विकास की ओर ले जाती है। यानी कि हम लास्ट में एक स्किल डेवलप कर लेते हैं इस लर्निंग के माध्यम से, जैसे कि तैरना यानी कि स्विमिंग। अगर हमें स्विमिंग सीखनी है, मैं केवल आपको बोलकर बता दूं कि बच्चों स्विमिंग में आपको हाथ ऐसे हिलाने हैं, पैर ऐसे हिलाने हैं, पानी में इस तरह से मूवमेंट करना है, तो क्या आप स्विमिंग सीख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जब तक आप पानी में खुद नहीं उतर जाते, तब तक आप स्विमिंग यानी तैरना नहीं सीख सकते। इसका एक और एग्जाम्पल है ड्राइविंग। आप किसी भी बुक को देखकर, समझकर, वीडियो देखकर ड्राइविंग कभी नहीं सीख सकते। ड्राइविंग के लिए आपको ड्राइविंग सीट पर बैठना होता है, तभी आप समझ पाते हैं उसके गियर, ब्रेक, रेस, स्पीड, इन सब के बारे में। इस प्रकार सीखने के कुछ उदाहरण हैं: तैरना, ड्राइव करना, सिलाई, बुनाई, टाइपिंग, संगीत वाद्य बजाना, साइकिल चलाना, आरेखन, चित्रकारी और नृत्य। हमने अभी तैरने की और ड्राइविंग की बात कर ली। उसके बाद है सिलाई करना। देखिए स्टिचिंग भी बिल्कुल ऐसा ही है, हमें खुद से करनी पड़ती है तभी हमें आती है। होम साइंस में भी हम बहुत सारे टांकों के नमूने सीखते हैं, और वो नमूने हम तब तक नहीं सीख सकते जब तक हम उसकी प्रैक्टिस खुद नहीं कर लेते, अपने हाथों का खुद से प्रयोग नहीं कर लेते। यही है होम साइंस का प्रैक्टिकल पार्ट। आपकी बुक्स में भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है कि ये टांका इस प्रयोग में आता है और उसको इस तरह से लगाना है, लेकिन आप मात्र बुक पढ़कर यानी थ्योरी से केवल आप टांके लगाना नहीं सीख सकते हैं। उसके बाद है टाइपिंग। जब तक हम करते नहीं हैं, प्रैक्टिस नहीं कर लेते रेगुलर, तब तक हम उसे नहीं कर सकते। सीख भी जाते हैं तो हमारी स्पीड नहीं बनती अगर हम उसकी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। उसके बाद है कोई भी म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट बजाना। हमें चाहे हारमोनियम बजाना है, ढोलक बजाना है, तबला बजाना है, गिटार बजाना है, कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके लिए हमें हमारी पेशियों का, हमारे हाथों का, पैरों का प्रयोग करना होगा। इसी प्रकार का एक और एग्जाम्पल है नृत्य यानी कि डांसिंग। तो ये इसके अलग अलग एग्जाम्पल हैं किसके? मोटर लर्निंग यानी कि यांत्रिक अधिगम के। फोर्थ टाइप है हमारा कॉन्सेप्ट लर्निंग।
यानी कि संकल्पनात्मक अधिगम। देखिए, इसके सीखने के लिए अवबोधन, पिछले अनुभव, प्रशिक्षण और कुछ संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप हमारे मन में एक छवि बनती है। यानी हमने जो पहले सीखा है, हमारा जो पहले का अनुभव है, हमारी जो ट्रेनिंग है, हमारे पास जो ज्ञान है, इन सब को यूज़ करके जब हम हमारे मन में एक छवि बनाते हैं और उस छवि के परिणाम स्वरूप जो हमारी लर्निंग होती है, उसी को हम कहते हैं संकलनात्मक अधिगम। एक मानसिक छवि किसी चीज़ के बारे में एक सामान्यीकृत विचार व्यक्त करती है। वस्तुओं और विचारों को पहचानने, नाम देने, उससे तादात्म्य स्थापित करने के संकल्पना से सीखना उपयोगी होता है। यानी हमने जो अनुभव किया, हमारे पास जो ज्ञान है, उसके बाद हम किसी वस्तु को पहचान रहे हैं, उसको नाम दे रहे हैं, उसका संबंध दूसरे से देख रहे हैं, सीख रहे हैं, इसी को हम कहते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग। उसके बाद है समस्या समाधान अधिगम। देखिए, जो कॉन्सेप्ट लर्निंग है, इससे पहले जिसकी हमने बात की, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि हमने जैसे ही कहा कुत्ता यानी कि डॉग, तो हमारे मन में तुरंत एक छवि आ जाती है दिमाग में कि कुत्ते से आशय हमारा एक ऐसे जानवर से है जो भौंकता है, जिसके 4 पैर हैं, एक पूंछ है, तो तुरंत वो मानसिक छवि हमारे सामने आ जाती है। समस्या समाधान अधिगम यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, जिससे कि नाम से ही स्पष्ट है, समस्या समाधान का आशय उच्च स्तर वाले अधिगम से है। देखिए, अब इसमें क्या होता है, इसके लिए हमें हमारी जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं, जो संज्ञानात्मक योग्यताएं हैं, उनकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हमारा चिंतन, तर्क, विवेक, सामान्यीकरण, कल्पना, अवलोकन करने, अनुमान लगाने और निष्कर्ष निकालने की क्षमता। यानी कि ये एक हाई लेवल की लर्निंग है। इसमें क्या होता है, हम सोचते हैं किसी चीज़ पे, हमने थिंकिंग की, फिर हमने उस पे अनुमान लगाया, इमेजिन किया, उस पे थोड़ा सा तर्क किया, फिर हमने कोई निष्कर्ष निकाला। ये सारी प्रक्रिया इसके अंतर्गत शामिल होती है। हर आयु के व्यक्ति समस्या समाधान में लगे होते हैं। हम एक छोटे से बच्चे का एग्जाम्पल लें। बच्चे को पता होता है जब भी मैं रोता हूँ तो मेरी माँ मुझे दूध पिलाती है। तो अब क्या होता है, बच्चे ने ये सीख लिया है कि जैसे ही मुझे भूख लगेगी तो मेरी माँ मुझे कैसे दूध पिलाएगी, अगर मैं रोऊंगा तो उसे जैसे ही भूख लगती है वो रोना शुरू कर देता है और माँ समझ जाती है कि मुझे अब मेरे बच्चे को दूध पिलाना है। माँ उसको दूध पिलाती है और बच्चे की जो भूख है वो शांत हो जाती है। ऐसे ही इसका एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में बच्चों। देखिए, एक लड़की है, एक स्टूडेंट है जो परेशान है कि उसका होमवर्क हमेशा कंप्लीट नहीं होता है। अब उसे पता है कि ये समस्या है मेरी, अब मैं इसे कैसे सॉल्व करूं। तो वो दिमाग लगाती है कि अगर मैं डेली टाइम टू टाइम अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूं तो मेरा जो पेंडिंग होमवर्क है वो इकट्ठा नहीं होगा और मुझे रोज़ ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। इसलिए अब वो डेली टाइम टू टाइम होमवर्क कंप्लीट कर रही है और पेंडिंग वर्क नहीं छोड़ रही है। तो यहाँ पर उसने सोचकर, दिमाग लगाकर अपनी समस्या का समाधान कर लिया। इसी को हम कहते हैं समस्या समाधान अधिगम, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, शिक्षा के किन्हीं 3 घटकों का वर्णन कीजिए। देखिए, 3 घटकों से पहले आप मुझे सारे वो घटक बताइए जिनकी हमने लेसन के ड्यूरिंग बात की थी। हमने एक डायग्राम बनाया था, आपको याद होगा, जिसमें हमने शिक्षा के बहुत सारे घटकों की बात की थी। जल्दी से अपनी नोटबुक उठाइए और उस डायग्राम को बनाइए और मैच कीजिए कि क्या आपका डायग्राम सही बना है या नहीं। अब हम बात कर लेते हैं उन 3 घटकों की शिक्षा के। देखिए, सबसे पहले नंबर पे है शिक्षक और शिक्षण विधियाँ, यानी कि टीचर एंड टीचिंग मेथड्स। देखिए, शिक्षक जो होता है शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। ये बिल्कुल सही बात है। आपकी एजुकेशन की जो क्वालिटी है, शिक्षा की जो गुणवत्ता है, वो बहुत हद तक आपकी जो टीचर हैं, आपकी जो टीचिंग है, उस पर डिपेंड करती है। क्योंकि टीचर से ही आप सीखते हैं, अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर लेते हैं। आपकी जो लर्निंग है वो टीचर्स के माध्यम से ही होती है। अतः वह प्रशिक्षित एवं व्यक्तिगत रूप से अनुकूल होना चाहिए। इसलिए जो भी टीचर है वो ट्रेंड होना चाहिए और व्यक्तिगत रूप से अनुकूल होना चाहिए, यानी कि बच्चे टीचर की बात समझ सकें, उनके व्यवहार को समझ सकें। जो टीचर है बच्चों से अच्छे से व्यवहार कर सके, उनकी प्रॉब्लम्स का, उनकी समस्याओं का समाधान कर सके, ये बहुत ज़रूरी है। उसे उन्हीं शिक्षण विधियों को प्रयोग करना चाहिए जो विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से
भाग लेने की अनुमति देते हों। देखिए, जो शिक्षण विधियाँ होती हैं वो बहुत तरह की होती हैं, लेकिन कुछ शिक्षण विधियाँ ऐसी होती हैं जिसमें बच्चे भी एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं। तो इसलिए टीचर को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि टीचिंग जो मेथड्स हैं, शिक्षण जो विधियाँ हैं, पढ़ाने का जो तरीका है, वो ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे भी सक्रिय रूप से भाग ले सकें। इसलिए मैं आपको पूरे चैप्टर के दौरान कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ देती हूँ ताकि आपकी भी भागीदारी बनी रहे हमारे साथ सीखने में और लेसन को समझने में। इसलिए आपको कहा जाता है कि कोई भी एक्टिविटी आपको स्किप नहीं करनी है, एक्टिविटीज़ आपको सारी की सारी करनी है। शिक्षण विधियों में लिंग सहित अन्य सभी तरह के भेदभाव नहीं होने चाहिए। कहने का आशय है जो टीचिंग मेथड्स हैं वो टीचर के लिए ऐसे होने चाहिए कि भेदभाव नहीं हो कि बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं। एक छात्र जो है, स्टूडेंट जो है, वो स्टूडेंट ही होना चाहिए, उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। शिक्षक को पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षण सामग्रियां प्रयुक्त करनी चाहिए और उसे हमेशा उपस्थित होना चाहिए जब उसकी ज़रूरत हो। देखिए, अगर पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए जो हमारा करिकुलम है, सिलेबस है, उसके लिए टीचिंग एड्स की ज़रूरत है तो शिक्षक को वो भी अपनाने चाहिए। टीचिंग एड्स क्या होते हैं बच्चे? ऐसी शिक्षण सामग्रियाँ जो हमारी लर्निंग को इजी बना देती हैं। आपने देखा होगा, आपको सिखाने के लिए हम बहुत बार अलग अलग तरह के पिक्चर्स का यूज़ करते हैं। टीचर्स क्लास में पोस्टर्स का, चार्ट्स का, इतना ही नहीं कई बार अलग अलग सामग्रियों का भी प्रयोग किया जाता है। उसी को हम कहते हैं टीचिंग एड्स यानी कि शिक्षण सामग्रियाँ। तो अगर पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए शिक्षण सामग्रियों की ज़रूरत है तो वो ज़रूर यूज़ करनी चाहिए ताकि लर्निंग इजी हो और इंटरेस्टिंग हो जाए। इतना ही नहीं, जब भी स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका आंसर देने के लिए टीचर को हमेशा रेडी रहना चाहिए। स्टूडेंट को जब भी ज़रूरत है टीचर को उपस्थित होना चाहिए, यानी एक शिक्षक की उपस्थिति बहुत ज़रूरी है बच्चों की समस्या समाधान के लिए। शिक्षक को जीवन यापन हेतु पर्याप्त वेतन मिलना चाहिए ताकि वह कार्य के प्रति प्रेरित हो सके और कक्षा में लगातार उपस्थित रहे। देखिए, अगर एक टीचर को जो सैलरी वो डिज़र्व करता है और टाइम टू टाइम वेतन मिलता रहता है तो वह अपने कार्य के प्रति अधिक प्रेरित रहता है और प्रेजेंट भी रहता है। तो शिक्षक का पर्याप्त वेतन बहुत ज़रूरी है बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए। साथ ही उसका आवास विद्यालय के आसपास होना चाहिए ताकि वह कम समय में पहुंच सके, क्योंकि अगर एक टीचर का जो रेजिडेंस है, उसका जो घर है, अगर विद्यालय से अधिक दूरी पर होता है तो जो टीचर है वो आने जाने में थक जाता है। इतना ही नहीं, उसे बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है स्कूल पहुंचने में और स्कूल से वापस अपने आवास तक पहुंचने में। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि टीचर का जो आवास है वो विद्यालय के, स्कूल के आसपास के एरिया में ही होना चाहिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे है हमारा पाठ्यक्रम यानी कि हमारा सिलेबस, करिकुलम। देखिए, पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री प्रासंगिक होनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमें जीवन के किसी क्षेत्र में काम नहीं आए और केवल बुक्स में ही रखा रह जाए। हमारे व्यवहारिक जीवन में भी हमारा पाठ्यक्रम काम आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आपने देखा होगा, हमने अब तक होम साइंस के जितने भी लेसन पढ़े हैं वो आपके निजी जीवन में बहुत काम आते हैं, फिर चाहे वो संसाधन हो, उनका प्रबंधन हो, टाइम मैनेजमेंट हो, स्पेस मैनेजमेंट हो, या आपके स्वास्थ्य से संबंधित कोई चैप्टर हो। जितने भी चैप्टर्स अब तक हमने पढ़े हैं वो इसी हिसाब से हैं जो आपके जीवन में काम आते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल को पर्याप्त रूप से महत्व दिया जाना चाहिए। ये दोनों चीज़ें हमारी लाइफ में काम आती हैं, इसलिए इनकी बात की जा रही है। पाठ्यक्रम में बुनियादी कौशल, अब हम समझ लेते हैं बुनियादी कौशल कौन कौन से हैं। जैसे स्वच्छता यानी कि हाइजीन, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, HIV एड्स के बारे में ज्ञान, संघर्ष, कार्य, लिंग समानता, अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी प्रकाश डाला गया हो। यानी हमारा जो सिलेबस है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारे जीवन के साथ साथ हमारे राष्ट्र के मुद्दे भी शामिल हो। हमारी स्वच्छता, पोषण, या कोई बीमारी है, या हमें कोई नॉलेज होनी चाहिए, एड्स की जानकारी है, या हमारे किस तरह का संघर्ष करना है, कार्य कैसे करना है, इन सब मुद्दों पर हमारे
पाठ्यक्रम में चर्चा अवश्य ही होनी चाहिए। देखिए, इनमें से बहुत सारी चर्चाएं तो हम होम साइंस में ही कर लेंगे। जैसे हमने स्वच्छता की बात कर ली है, पोषण की बात कर ली है, आगे भी हम और डिटेल से स्वच्छता और पोषण की बात करेंगे। हमने कार्य की बात कर ली है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो सब में शामिल होने चाहिए हमारे पाठ्यक्रम में। उसके बाद तीसरा जो हमारा घटक है वो है अध्ययन का परिवेश। कहने का आशय है कि स्कूल में या कहीं भी जो बच्चा सीख रहा है कुछ, उसकी जो एजुकेशन हो रही है, शिक्षा हो रही है, वहाँ का परिवेश ऐसा होना चाहिए कि बच्चा खुद को वहाँ सिक्योर यानी कि सुरक्षित महसूस करे। फिर चाहे वो छात्रा है या छात्र है, वहाँ पर स्वच्छ वातावरण यानी कि स्वस्थ वातावरण होना चाहिए। ऐसा नहीं है बच्चा वहाँ तनाव में आ जाए या स्वास्थ्य की किसी समस्या से घिर जाए। इसलिए छात्र और छात्राओं दोनों के लिए स्वस्थ, सुरक्षित, सुरक्षात्मक, प्रेरक और अनुकूलित परिवेश का होना बहुत ज़रूरी है। यानी अध्ययन का परिवेश ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को प्रेरणा मिले, बच्चा खुद को सिक्योर फील करे, उसे वहाँ पर अच्छा महसूस हो, ये बहुत ज़रूरी है। शारीरिक रूप से असक्षम विद्यार्थियों या अल्पसंख्यकों के लिए भी समावेशी अध्ययन माहौल होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो शारीरिक रूप से असक्षम होते हैं, यानी उन्हें कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती है, जैसे चलने में समस्या है या उनके हाथ में या किसी भी तरह की अगर कोई समस्या है, तो ऐसे बच्चों के लिए विद्यालय में या उनके लर्निंग प्लेस पर सुविधाएं होनी चाहिए ताकि वो आसानी से वहाँ पर आ जा सकें, और उन्हें बैठने का जो स्थान है वो भी उनका सही होना चाहिए ताकि वो अच्छे से शिक्षा को ग्रहण कर सकें। इतना ही नहीं, जो शिष्य हैं यानी कि जो लर्नर हैं, उनको एक दूसरे का और अपने आसपास के प्राकृतिक वातावरण का सम्मान करना सीखना चाहिए। कहने का आशय ये है कि अगर हम हमारे प्राकृतिक वातावरण को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम कभी भी अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें ये शुरू से ही सीखना चाहिए कि हमें हमारे नेचर का सम्मान करना है, उसे बचाए रखना है, उसका अपमान नहीं करना है। उसके बाद शिक्षकों को बेहतर अध्ययन माहौल सुनिश्चित कराने में अपना सहयोग देना चाहिए। यानी टीचर को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को एनवायरनमेंट और परिवेश अच्छा मिले जिससे वो कंसंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई कर सकें, ध्यान लगाकर, अपना मन लगाकर अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकें। विद्यार्थियों को दंड देने से बचना चाहिए, यानी कि पनिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए हमारी एजुकेशन में। किसी भी तरह का जो दंड है, फिर चाहे वो शारीरिक है या मानसिक दंड है, टीचर को बचना चाहिए कि वो किसी भी तरह की पनिशमेंट को अपनी शिक्षा में शामिल नहीं करे, अपनी किसी भी टीचिंग मेथड में दंड को वो स्थान नहीं दे। यानी कि विद्यार्थियों की शिक्षा में दंड का प्रावधान नहीं होना चाहिए, तथा स्कूल को एक स्वागत योग्य जगह निर्धारित करने हेतु उनके माता पिता और आसपास के समुदाय का भी सहयोग लेना चाहिए। यानी बच्चे को कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अब कल मुझे स्कूल में पनिशमेंट मिलेगी, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, अब मुझे कौन से बहाने बनाने हैं। स्कूल हमेशा एक ऐसी जगह होनी चाहिए कि बच्चे ही नहीं, उनके माता पिता भी हंसी खुशी उसमें सहयोग कर सकें और आसपास का जो समाज है, समुदाय है, वो भी उसमें सहयोग कर सके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच अंतर बताइए। हमने बात की थी फॉर्मल एजुकेशन की और इनफॉर्मल एजुकेशन की। हमने बात कर ली थी कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। आइए फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसके आंसर में क्या लिखेंगे। देखिए, औपचारिक शिक्षा की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। औपचारिक शिक्षा जो है पढ़ाने और सीखने की एक सुव्यवस्थित प्रणाली है, यानी कि हमारा स्कूल यानी हमारा विद्यालय, जहाँ पर एक फिक्स सिलेबस है, टीचर्स हैं, एक टाइम टेबल फिक्स है, हमारे जो टीचिंग आवर्स है, हमारे जो लर्निंग आवर्स है वो फिक्स हैं, सारी की सारी जो प्रक्रिया है सुव्यवस्थित है, उसे हम कहते हैं औपचारिक शिक्षा। इसका उत्तरदायित्व वे संस्थाएं लेती हैं जो सरकार द्वारा या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाई जाती हैं। यानी कि आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल्स भी होते हैं और प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं। स्कूल के बाद कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, तो ये सारी संस्थाएं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी
अथॉरिटी लेती हैं, फिर चाहे वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट हैं। इस प्रकार विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय यानी कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, उसके बाद है तकनीकी और व्यावसायिक संस्थाएं यानी कि जो हमें टेक्निकल नॉलेज देती हैं, ऐसी संस्थाएं औपचारिक शिक्षा देती हैं। ये हमने बात कर ली औपचारिक शिक्षा के अर्थ की। शिक्षा की सभी औपचारिक संस्थाओं की कुछ विशेषताएं होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं, जो हमने बात की है फॉर्मल एजुकेशन की, उसकी कुछ विशेषताएं हैं, वो सब में कॉमन होती हैं। जैसे कि औपचारिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय से शुरू करके और उच्चतर माध्यमिक तक और फिर विश्वविद्यालय स्तर पर तृतीयक शिक्षा तक कालक्रमानुसार वर्गीकृत होती है। इस सेंटेंस को हम आसान से शब्दों में समझ लेते हैं कि हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा है, वो हमारी होती है 8th तक। उसके बाद है हमारी सेकेंडरी एजुकेशन, है ना, वो हमारी होती है 10th और 12th यानी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। उसके बाद टर्शरी जो लेवल है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी यानी कि तृतीयक शिक्षा। तो ये हमें सीक्वेंस वाइज करनी होती है, यानी कि उच्चतर ग्रेड में जाने से पहले उससे पहले का ग्रेड या स्तर औपचारिक रूप से पास करना अनिवार्य है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि हमने 8th क्लास छोड़ के सीधा ही 9th में एडमिशन ले लिया, या हमने 8th और 10th पास नहीं की और सीधा ही हम 11th और 12th में आ गए। तो हमें ये जो सीक्वेंस है इसे फॉलो करना होता है, तभी हम स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं। यानी कि इसका एक फिक्स जो ग्रेड है, स्तर है, वो निर्धारित होता है, पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है। देखिए हम बात कर रहे हैं फॉर्मल एजुकेशन की, तो जो औपचारिक शिक्षा है उसमें जो करिकुलम है वो पहले से ही निर्धारिट होता है कि किस क्लास में हमें पूरे साल क्या पढ़ना है, हमारी हाफ ईयरली में क्या आएगा, हमारे एनुअल एग्जाम्स में क्या आएगा, हमारे जो मिड टर्म्स होंगे उसमें क्या सिलेबस होगा। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइडेड होती हैं, यानी कि पूर्व निर्धारण इनका होता है। लेकिन अध्यापक को छूट होती है कि वो कक्षा में उसे कैसे पढ़ाए। अध्यापक को ये छूट नहीं होती कि वो अपनी मर्जी से सिलेबस को कम कर दे या ज़्यादा कर दे, लेकिन उसका जो पढ़ाने का तरीका होता है उसमें उसे पूरी तरह से छूट होती है कि तरीका बस ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को अच्छी तरह से, आसानी से और रुचिपूर्ण ढंग से समझ में आ जाए। शिक्षा का कोई विशिष्ट प्रकार या विकल्प लेने के लिए छात्राओं के साझे लक्ष्य होते हैं। सत्र के दौरान और पाठ्यक्रम पूरा करने के अंत में सभी शिक्षकों की परीक्षा ली जाती है। आपने देखा होगा, जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपके थोड़े टाइम बाद हाफ ईयरली होते हैं, हाफ ईयरली के बाद आपके एनुअल एग्जाम्स होते हैं, उसके बाद आपकी मार्कशीट बनती है, आपके रिजल्ट आता है, आपको मार्क्स मिलते हैं। तो ये सारी की सारी विशेषताएं किसकी हैं? औपचारिक शिक्षा की, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन की। और सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उन्हें प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री भी दी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं अनौपचारिक शिक्षा की, यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन की। इनफॉर्मल एजुकेशन बच्चों देखिए, भारत में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सारे कारणों से स्कूल नहीं जा पाते, फिर चाहे वो गरीबी है या वो अनाथ हो गए हैं, बेसहारा हो गए हैं, उनके पास घर नहीं है। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनकी हम डिटेल से बात करेंगे हमारे आगे के लेसन्स में। बच्चे ही नहीं, ऐसे वयस्क भी होते हैं जो बचपन में स्कूल नहीं जा पाए और अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। तो इसलिए जो अनौपचारिक शिक्षा की प्रणाली होती है, इन शिक्षुओं को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध करवाती है। यानी जो बच्चे बचपन में स्कूल नहीं जा पाए या किन्हीं कारणों से उनकी एजुकेशन नहीं पूरी हो पाई, अब चाहे वो बच्चे हैं या अडल्ट्स हैं, अब वो अपनी शिक्षा पूरी कर सकते हैं, सीख सकते हैं। किसके माध्यम से? अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से, इनफॉर्मल एजुकेशन के माध्यम से। देखिए इस प्रकार अनौपचारिक शिक्षा एक सुव्यवस्थित शैक्षिक गतिविधि है जो औपचारिक ढांचे से बाहर चलाई गई है। यानी कि इसमें कोई एक औपचारिक ढांचा नहीं होता, स्कूल नहीं होता, स्कूल से बाहर जो लर्निंग हो रही है उसे हम कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। इसका उदाहरण है प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, साक्षरता कार्यक्रम, जहाँ वर्किंग आवर्स के बाद हम वयस्कों को शिक्षा देते हैं, उन्हें अक्षर ज्ञान दिया जाता है, उन्हें इस योग्य बनाया जाता है कि वे अपना जीवन यापन आसानी से कर सकें, वे पढ़ लिख सकें, उन्हें इस लायक बनाया
जाता है। बेसहारा जो बच्चे हैं और कामकाजी बच्चे हैं उनके लिए अनौपचारिक केंद्र है और वयस्कों के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम है। शिक्षा का लक्ष्य यहाँ भी ज्ञान प्राप्त करना है और कुशलता विकसित करना है। देखिए, जो हमने औपचारिक शिक्षा की बात की थी वहाँ पे भी शिक्षा का लक्ष्य क्या था? ज्ञान को प्राप्त करना और अपनी स्किल्स को डेवलप करना। तो यहाँ पे भी जो एजुकेशन का पर्पस है, जो मोटिव है, वो क्या है? नॉलेज और स्किल्स का डेवलपमेंट। लेकिन कुछ विशेषताएं औपचारिक शिक्षा से भिन्न होती हैं जो निम्नलिखित हैं। अभी अभी हमने औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन की विशेषताओं की बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं इन दोनों की विशेषताओं में क्या अंतर होता है। अनौपचारिक शिक्षा में चूंकि जो शिक्षु होता है यानी कि जो लर्नर है वो आयु में, पिछले अनुभवों में और लक्ष्य में भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए तंत्र का कठोर वर्गीकरण नहीं किया जाता है। देखिए, यहाँ पर जो बच्चे होते हैं ऐसा नहीं है सभी 5th पास हैं या सभी 8th पास हैं या सभी 4th पास हैं या सबके एक्सपीरियंसेस सेम हैं या सभी सेम एज के हैं। आयु में अंतर होता है, उनके पिछले अनुभवों में अंतर होता है, उनकी जो पिछली क्लास है उसमें भी अंतर होता है। इसलिए यहाँ पर क्लास का बहुत ज़्यादा जो क्लासिफिकेशन है यानी कि किस कक्षा में वो पढ़ रहे हैं, इस तरह का कठोर तंत्र नहीं होता है। इसमें जो अध्यापन है वो शिशु केंद्रित होता है, यानी जो टीचिंग करवाई जाती है वो पूरी तरह से लर्नर को ध्यान में रखकर करवाई जाती है और बच्चों के दृष्टिकोण को महत्व दिया जाता है। इसमें अध्यापक मददगार के रूप में कार्य करता है और वही पाठ्यक्रम पढ़ाता है जो आवश्यकता पर आधारित हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फिक्स बिल्कुल सिलेबस या करिकुलम होता है। यहाँ पर बच्चों की हेल्प की जाती है। जो लर्नर्स है उनके लिए जो टीचर है वो एक हेल्पर का काम करता है और जो उन्हें रिक्वायरमेंट होती है, जो उनकी आवश्यकता होती है, वही उन्हें पढ़ाया जाता है। इसमें स्थानीय उपक्रमों और स्वयं सहायता समूह को अपने समुदाय में ज़रूरतें पूरी करने के लिए ऐसे कार्यक्रम बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। यानी लोगों को, NGOs को, स्वयं सहायता जो समूह हैं उनको प्रेरित किया जाता है कि वो इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो बनाएं ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे एडल्ट्स के लिए, जिससे वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पूरा कर सकें। इसमें शिक्षुओं को प्रमाण पत्र दिए जा सकते हैं लेकिन डिप्लोमा और डिग्रियां नहीं दी जा सकती हैं। हमने बात की थी जो औपचारिक शिक्षा होती है उसमें जैसे ही हमने एग्ज़ाम दे दिया उसके बाद हमें मार्कशीट मिलती है, हमें हमारे सर्टिफिकेट मिलती हैं, है ना, हमें हमारी डिग्रीज़ मिलती हैं, डिप्लोमा मिलती हैं। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में केवल और केवल प्रमाण पत्र दिया जाता है, उन्हें डिप्लोमा या डिग्री नहीं दी जा सकती है। यही डिफरेंस है अनौपचारिक शिक्षा में और औपचारिक शिक्षा में। अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, जो कि है विस्तार शिक्षा। हमें बताना है विस्तार शिक्षा क्या है और उसके सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले विस्तार शिक्षा के अर्थ की और उसके बाद उसके प्रिंसिपल्स की। देखिए, शिक्षा विस्तार का अर्थ है ज्ञान को ज्ञात से अज्ञात तक फैलाना, यानी कि हमारी जो नॉलेज है उसे दूसरों तक फैलाना ही क्या है? विस्तार शिक्षा है। यह ज्ञान तथा अनुभव बांटने की दो तरफा प्रक्रिया है जिसके द्वारा निजी और सामुदायिक विकास हेतु व्यक्तियों और समूहों को प्रेरित किया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल है जो ग्राम सेवक है, ग्राम सेविकाएँ हैं, लोगों की समस्याएं सुनती हैं, फिर उन्हें आगे ले जाती हैं, आगे के स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर या उससे ऊंचे के स्तर पर समस्या का समाधान हो जाता है तो उसे वापस ग्राम तक लाया जाता है, ग्रामवासियों को बताया जाता है। किसी भी तरह की योजनाएं हैं जो सरकार चला रही है उन्हें गाँववासियों तक पहुँचाया जाता है। इतना ही नहीं, गाँव में कोई स्वच्छता से संबंधित, शिक्षा से संबंधित कोई भी समस्या है उसका हल किया जाता है ग्राम सेवक, ग्राम सेविकाओं द्वारा। लोगों की समस्याएं विस्तार अधिकारियों और अन्य शैक्षिक संस्थाओं तक ले जाई जाती हैं। ब्लॉक स्तर पर उन पर चर्चा होने के बाद निकाले गए समाधान वापस समुदाय तक ले जाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में बच्चों हम कहें तो शिक्षा और ज्ञान को जब व्यवहार में लाया जाता है और समुदाय तक उसका विस्तार किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विस्तार शिक्षा। देखिए, ये जो विस्तार शिक्षा है ये एक कंप्लीट
सब्जेक्ट है, क्योंकि इसका भी अपना दर्शन है, उद्देश्य है, सिद्धांत हैं, विधियां हैं और तकनीक है। आपको याद होगा हमने इसके बहुत सारे सिद्धांतों की चर्चा की थी, इसकी बहुत सारी विधियों की भी हमने चर्चा की थी हमारे चैप्टर के दौरान। फिर से हम एक बार देख लेते हैं कि इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं। देखिए, विस्तार शिक्षा के सिद्धांत में सबसे पहला जो सिद्धांत है, रुचि और ज़रूरत का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ नीड एंड इंटरेस्ट। विस्तार कार्य लोगों की ज़रूरत और रुचियों पर आधारित होना चाहिए। यानी कि देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने केवल डॉक्यूमेंट्स में ऐसा प्रोग्राम बना लिया जो लोगों के काम का ही नहीं है। तो लोगों की जो आवश्यकता है, जो लोगों की ज़रूरत है, उनकी रिक्वायरमेंट्स है, उनकी नीड्स है, उसी पर आधारित होना चाहिए विस्तार से संबंधित कोई भी कार्य है। क्योंकि व्यक्ति दर व्यक्ति, गाँव दर गाँव, ब्लॉक दर ब्लॉक, राज्य दर राज्य ये भिन्न होती हैं, इसलिए सभी लोगों के लिए कार्यक्रम एक जैसे नहीं हो सकते हैं। देखिए, हर गांव का, हर ब्लॉक का अपना कल्चर होता है, वहाँ के लोगों की समस्याएं अलग होती हैं, वहाँ के लोगों की जो रुचियां हैं, ज़रूरतें हैं, वो भिन्न होती हैं। इसलिए हर व्यक्ति की, ब्लॉक की, राज्य की अपनी रुचियां होती हैं। उन्हीं रुचियों, उन्हीं ज़रूरत के हिसाब से वहाँ के जो कार्यक्रम हैं वो होने चाहिए। उसके बाद है सांस्कृतिक भिन्नता का सिद्धांत। देखिए, विस्तार कार्य जो होता है, वहाँ के लोगों का जो कल्चरल बैकग्राउंड है उनका भी ध्यान रखता है, जिनके साथ काम किया जाता है। इसलिए विस्तार कार्यक्रम शुरू करने से पहले उन लोगों के ज्ञान के जो स्तर हैं, उनके जो कौशल हैं, उनके रीति रिवाज, खान पान, मूल्य, उनका कौशल, वो जो परंपराएं फॉलो कर रहे हैं, जिन विश्वास, जिन मूल्यों को वो तवज्जो दे रहे हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है। हमारा थर्ड प्रिंसिपल है भागीदारी का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। विस्तार कार्य लोगों को स्वयं अपनी सहायता करने में मदद करता है। यानी कि पूरी कोशिश की जाती है विस्तार कार्यकर्ता द्वारा कि जो समाधान है हर बार उन्हें हाथ में नहीं दिया जाए, बल्कि लोगों को इस लायक बनाया जाए कि वो अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकें। इसमें उनकी मदद की जाती है, उनकी सहायता की जाती है, यानी पूरी कोशिश की जाती है कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। जैसे अगर लोगों के पास पैसे नहीं हैं तो उन्हें पैसे देने की बजाय उन्हें रोजगार दिया जाता है, ताकि वो अपने रोजगार से स्वयं अपना धन, अपने पैसे कमा सकें। उत्तम विस्तारण कार्य ग्रामीण और शहरी परिवारों को तत्काल समाधान देने के बजाय उन्हें स्वयं सहायता से निपटने में, उन समस्याओं से निपटने में सहायता करता है। स्वच्छता से संबंधित कोई समस्या है तो उन्हें इस लायक बनाया जाता है कि गांववासी उन समस्याओं का समाधान खुद कर सकें। यानी कि उन्हें बताया जाता है सरकार की अलग अलग योजनाओं के बारे में, उन्हें सिखाया जाता है स्वस्थ आदतों के बारे में, ताकि वो अपना व्यक्तिगत स्वास्थ्य और ग्रामीण स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। उसके बाद है फोर्थ नंबर पे अनुकूल क्षमता का सिद्धांत। विस्तार कार्यक्रम लचीला होना चाहिए, यानी कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। परिस्थितियों के अनुसार जब भी इसको बदलने की ज़रूरत हो तो उसे बदला जा सके या इसके स्वरूप को परिवर्तित किया जा सके, ऐसा होना चाहिए विस्तार कार्यक्रम। उसके बाद है संगठन के आधारभूत सिद्धांत। देखिए, जो विस्तार कार्यक्रम है वो हमेशा स्थानीय समुदाय द्वारा प्रायोजित होना चाहिए, क्योंकि स्थानीय समूहों को व्यवस्थित करने का उद्देश्य नई नीतियों, कार्यक्रमों का मूल्य प्रदर्शित करना होता है, ताकि उन्हें अपनाने के लिए अधिक से अधिक लोग इच्छुक हों और उसमें भाग ले सकें। कहने का आशय ये है कि व्यक्तियों को प्रेरित करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि नई खेती की तकनीकें आई हैं, नई रीतियाँ आई हैं, आप उन्हें अपनाएंगे तो क्या लाभ होगा, या सरकार ने ये योजनाएं चलाई हैं, आपके लिए चलाई हैं, आप अपने वर्किंग आवर्स के बाद एजुकेशन ले सकते हैं। तो इन सब के बारे में उन्हें अवगत करवाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग उसमें अपनी भागीदारी दे सके। उसके बाद है नेतृत्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। देखिए, जो लोग होते हैं उनका अपने स्थानीय नेता में बहुत अधिक विश्वास होता है, इसलिए अधिकांश विस्तार कार्य स्थानीय नेतृत्व के उपयोग पर आधारित होते हैं, क्योंकि स्थानीय नेताओं में लोगों का अधिक विश्वास होता है। यानी कि जहाँ पर वो रह रहे हैं, वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं उनमें उनका विश्वास बहुत अधिक होता है। उनकी पहचान और प्रशिक्षण अनिवार्य है, ताकि समुदाय में नए विचार कम से कम
प्रतिरोध के साथ स्वीकार कर लिए जाएं। जो नेतृत्व करता होता है उसका प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी समस्या आ रही है या कोई भी नया विचार है उसमें प्रतिरोध कम हो, कार्यक्रम सफल हो सके फेल होने की बजाय। उसके बाद है पूर्ण परिवार सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ होल फैमिली। देखिए, जो विस्तार कार्य करता होता है विस्तार कार्य के सफल होने की संभावना अधिक बना देता है अगर परिवार के सभी सदस्य उसमें शामिल होते हैं, उनकी इच्छा होती है, उनकी भागीदारी होती है। फिर चाहे वो पुरुष हैं, महिला है, वयस्क है, बच्चे हैं या वृद्ध हैं, उनकी सबकी भागीदारी के साथ विस्तार कार्यक्रमों को चलाना चाहिए। उसके बाद है सहयोग का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। देखिए, ये जो विस्तार कार्य है ये एक लोकतांत्रिक उद्यम है जिसमें लोग एक साझे उद्देश्य के लिए अपने गांव, ब्लॉक और राज्य के अधिकारियों के साथ सहयोग करते हैं। तो सहयोग के बिना, कोऑपरेशन के बिना कोई भी विस्तार कार्यक्रम है वो अधूरा है। फॉर एग्जाम्पल, गांव में एक टीचर आ रहा है शाम को पढ़ाने के लिए, लेकिन लोग उसका सहयोग नहीं कर रहे हैं, पढ़ने के लिए आ ही नहीं रहे हैं, तो वो जो कार्यक्रम है वो पूरी तरह से अधूरा हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद है संतोष का सिद्धांत। देखिए, यहाँ संतोष से क्या आशय है, किसी समस्या का समाधान करने, कोई नया कौशल प्राप्त करने या व्यवहार में अन्य परिवर्तन लाने ही यहाँ पे क्या है, संतोष है। कहने का आशय ये है कि भागीदार जो होते हैं, जो विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, उन्हें ये संतोष बहुत रूपों में प्राप्त होता है। जैसे कि उनकी किसी समस्या का समाधान हो गया तो इसे हम कहेंगे संतोष, या उन्होंने किसी नई स्किल को डेवलप कर लिया, कोई नया कौशल सीख लिया, या उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन आ गया, उनका जीवन यापन आसान हो गया है, तो यही क्या है, संतोष का सिद्धांत है। उसके बाद है मूल्यांकन का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। विस्तार विज्ञान की विधियों पर आधारित है, इसलिए इसका सतत मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम केवल डॉक्यूमेंट्स में लिखते जा रहे हैं कि ये कार्यक्रम चलाया गया, लेकिन कार्यक्रम का परिणाम क्या हुआ ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसका मूल्यांकन ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो ग्राम सेविकाएँ हैं उन्होंने महिलाओं को बता दिया कि पोलियो की खुराक बच्चों को क्यों पिलानी है, कब पिलानी है, कहाँ पिलानी है, इसके क्या फ़ायदे हैं, नहीं पिलाएंगे तो क्या नुकसान होगा। लेकिन अब उनको इसके बाद यह भी मूल्यांकन करना होगा कि पोलियो के मामलों में कितनी कमी आई है, या कमी आई भी है या नहीं आई है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिस्थितियों के लिए 2 अत्यंत उपयुक्त विस्तार विधियां चुननी है और उनका वर्णन करना है। कहने का आशय कि हमने बहुत सारी विस्तार विधियों की बात की थी और अब अगर ये 2 परिस्थितियां आई हैं तो हम उन विस्तार विधियों में से कौन सी विधि को चुनेंगे, हमें ये बताना है। पहली परिस्थिति है लड़कियों के लिए शिक्षा को लोकप्रिय बनाना और दूसरी परिस्थिति है घर के काम में हाथ बंटाने वाले आदमियों का महत्व। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी फर्स्ट सिचुएशन की, जो कि है लड़कियों के लिए शिक्षा को लोकप्रिय बनाना। अब हमने जो विस्तार की इतनी सारी विधियों की बात की थी, हम उनमें से कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं? पहले नंबर पर हम यूज़ कर रहे हैं प्रदर्शनियों का। प्रदर्शनियों में एक तर्क संगत अनुक्रम में जानकारी दी जाती है, यानी कि एक सीक्वेंस में हमें तर्क वितर्क के साथ प्रदर्शनी में पता चलता है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, इसके लाभ क्या है, इसकी हानियाँ क्या है अगर हम इसमें भाग नहीं लेते हैं तो, है ना। तो प्रदर्शनी लगाई जाएगी नमूने, मॉडल, पोस्टर, चित्र और चार्टों का जो सुव्यवस्थित होता है। प्रदर्शन किसके अंतर्गत होता है? प्रदर्शनी के अंतर्गत। तो अगर हमें लड़कियों की शिक्षा के बारे में बताना है तो ऐसी प्रदर्शनी होगी जिसमें बालिका शिक्षा को महत्व देते हुए अलग अलग चार्ट होंगे, पोस्टर्स होंगे, चित्र होंगे, नमूने होंगे और मॉडल होंगे। यह प्रदर्शित चीज़ों में आगंतुकों की रुचि पैदा करने के लिए आयोजित की जाती है। प्रदर्शनी का उद्देश्य क्या होता है? जो गेस्ट आ रहे हैं, जो आगंतुक आ रहे हैं उस प्रदर्शनी को देखने के लिए, ताकि उनमें इंटरेस्ट हो, इसका यही उद्देश्य होता है। प्रदर्शनियों का प्रयोग विविध विषयों के लिए किया जाता है, जैसे आदर्श गाँव की योजना बनाने के लिए, सिंचाई की उन्नत रीतियों को दिखाने के लिए। देखिए, इस टॉपिक के अलावा और प्रदर्शनियों का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं? अगर हमें ग्रामवासियों को बताना है
है कि आपके गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए कौन सी योजना है, या सिंचाई की जो उन्नत रीतियां हैं उन्हें आप किस तरह से प्रयोग में ले सकते हैं। उसके बाद दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग, जैसे कि मुद्रित सामग्री यानी कि प्रिंटेड मटेरियल, बड़ी संख्या में साक्षर लोगों को जानकारी देने के लिए समाचार पत्र, बुलेटिन, लीफलेट, पत्रिकाएं, फोल्डर, पैम्फलेट, दीवारी समाचार शीट आदि का प्रयोग इसमें शामिल है, जिसकी हमने डिटेल से चर्चा कर ली थी हमारे लेसन के दौरान। उसके बाद है रेडियो। देखिए, संचार का ऐसा सार्वजनिक माध्यम जिसमें हम कम खर्च में किसी भी समय एक बड़ी संख्या के लोगों तक अपनी बात को, किसी सूचना को, किसी योजना को पहुंचा सकते हैं, तो उसमें रेडियो बहुत उपयोगी होता है। जैसे लड़कियों की शिक्षा से संबंधित जितनी भी बातें हैं, उनके जो भी लाभ हैं, उनके जो परिणाम हैं, उनको हम रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। पहले इसका प्रयोग बहुत अधिक होता था, हालांकि आजकल इसका प्रयोग काफ़ी कम हो गया है। इसके अलावा है टेलीविज़न यानी कि टीवी, एक बहुत पावरफुल सोर्स है, शक्तिशाली माध्यम है संचार का, जिसमें कि श्रव्य और दृश्य दोनों ही शामिल हैं। यह दोनों प्रभावों को मिलाता है और हर प्रकार की जानकारी के लिए उपयुक्त है। किसी भी प्रकार की जानकारी को देना हो तो टेलीविज़न से अच्छा कोई माध्यम नहीं हो सकता है। उसके बाद है चलचित्र सिनेमा। ये लोगों में रुचि पैदा करने का एक प्रभावी साधन है, क्योंकि लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं और एक एक्सपीरियंस भी गेन कर रहे हैं। हमारा जो सेकंड पॉइंट था, सेकंड सिचुएशन थी कि घर के काम में हाथ बटाने वाले आदमियों का महत्व, उसमें हम कौन सी मेथड को यूज़ कर रहे हैं। हमारा जो मेथड था हमने किया था फर्स्ट मेथड, फार्म और घर में जाना। विस्तार कार्यकर्ता किसी एक व्यक्ति से, परिवार के सदस्यों से पर्सनली मिलता है, उनके सामने प्रत्यक्ष या आमने सामने का संपर्क होता है, ताकि जानकारी का आदान प्रदान हो सके, उनकी समस्याओं को सुना जा सके, उनके समाधान को उन्हें बताया जा सके। सेकंड है विधि प्रदर्शन। इसमें क्या होता है, देखिए, जो काम करने की तकनीक है और नई रीतियाँ अपनाने की जो तकनीक है, उसको दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे नर्सरी की तैयारी तैयार करनी है, या बीजों को कीटनाशकों और कवकनाशकों से उपचार करना है, रेखा बुआई करनी है, मिट्टी का नमूना लेना है, या फलों के पेड़ों में कलम लगाना है। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसकी हमने डिटेल में बात कर ली थी हमारे लेसन के दौरान। तो बच्चों, ये विधियाँ थी जो हमें इन सिचुएशंस में अपनानी हैं। तो ये थे हमारे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके अगले भाग की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।